हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पोस्टुलेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पोस्टुलेट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वो क्या होता है? दैट इज़ ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स मस्ट बी इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब हम किसी भी प्लेस ऑफ ऑब्जर्वेशन से कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं तो वहाँ से फिजिक्स के सारे लॉज जो है वो सेम रहने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक फ्रेम में फिजिक्स के लॉज अलग होंगे और दूसरे फ्रेम में फिजिक्स के लॉज जो है अलग अप्लाई होंगे। ठीक है, हर फ्रेम में जो है फिजिक्स के लॉज जो है सेम अप्लाई होंगे। ठीक है, दैट इज़ इनवेरिएंट इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। सो अब सेकंड पोस्टुलेट की बात करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सेकंड पोस्टुलेट पे। सो द सेकंड पोस्टुलेट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम विद रिस्पेक्ट टू ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। मतलब कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग अगर लाइट की स्पीड देखते हैं वैक्यूम में तो हमेशा सेम रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लाइट की स्पीड अलग होगी और दूसरे के लिए अलग होगी। ठीक है, सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए, सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए जो लाइट की स्पीड है वो सेम रहने वाली है। आगे बात करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि न्यूटन्स के लॉज पर बेस्ड है। देख सकते हैं यहाँ पे, अगर एक फ्रेम हमारे पास एस फ्रेम है, दूसरा हमारे पास एस डैश फ्रेम है, और ठीक है कोई ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है कोई इवेंट हो रहा है इस पॉइंट पर। ठीक है, तो अगर हम एक फ्रेम से उस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस नापे तो वो आर वेक्टर होगा। दूसरे फ्रेम से के ओरिजिन से अगर हम उस पॉइंट तक का या उस इवेंट तक का डिस्टेंस नापे तो वो आर डैश वेक्टर होगा। और इन दोनों फ्रेम की जो ओरिजिन है अगर उनको हम जोड़े तो वहाँ पे हमें एक पोजीशन वेक्टर मिलेगा आर एस एस डैश। ठीक है, सो अगर यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाए तो हम कह सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एस एस डैश वेक्टर प्लस आर डैश वेक्टर। ठीक है, और इस इक्वेशन से जो है हम लोग वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हैं और एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। सो अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमसे ये कहता है कि द स्पीड ऑफ पार्टिकल कैन नॉट बी सेम विद रिस्पेक्ट टू टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो पार्टिकल की जो स्पीड है वो सेम नहीं रहने वाली है। ठीक है, अगर हम लोग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखते हैं पार्टिकल की स्पीड तो हमें वो कुछ अलग दिखाई देती है, और दूसरे फ्रेम से देखेंगे तो हमें लाइट की स्पीड जो पार्टिकल की स्पीड है वो हमें कुछ और दिखाई देगी। डैट मीन्स ठीक है कि जो स्पीड है वो सेम नहीं रहने वाली। लेकिन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का कहना है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल्स का वो सेम रहने वाला है विद रिस्पेक्ट टू टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि स्पीड जो है दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग रहेगी, लेकिन एक्सेलरेशन जो है पार्टिकल का वो दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सेम रहेगा। सो आगे बात कर लेते हैं हम लोग लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि मैक्सवेल इक्वेशंस पे बेस्ड है, मतलब मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स पे बेस्ड है। इसमें देखिए कुछ वर्ड्स यूज होते हैं जैसे कि इन और फ्रॉम। इन और फ्रॉम का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, कि जहाँ से हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करते हैं इन या फ्रॉम से। ठीक है, इसमें पोजीशन, टाइम और ठीक है इनके लिए रिलेशन क्या है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के लिए। तो एक्स डैश फ्रेम के लिए अगर बात करें, मतलब एस डैश फ्रेम में जो जो डिस्प्लेसमेंट होगा या जो पोजीशन होगी पार्टिकल की वो एक्स डैश से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और एक्स जो है वो एस फ्रेम में कोई पार्टिकल है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी इंटू गामा, वेयर गामा इज इक्वल टू 1 में रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सो आगे देख लेते हैं हम लोग टी डैश, जो टाइम पीरियड होगा एस डैश फ्रेम में वो होगा टी माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर इंटू गामा, जहाँ पे गामा की वैल्यू होगी रूट 1 में रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इस तरीके से वाई प्राइम की वैल्यू होगी वाई, मतलब वाई प्राइम और जेड प्राइम, मतलब वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में जो है कंपोनेंट चेंज नहीं होंगे तो वाई और जेड ही रहेंगे। ठीक है, और आगे देख लेते हैं हम लोग, अगर दो इवेंट्स है, ठीक है, जिनके मान लीजिए अगर दो इवेंट्स घट रहे हैं तो उनके कोऑर्डिनेट डिफरेंस को अगर हम कैसे निकाल सकते हैं एस डैश फ्रेम में, तो डेल्टा एक्स डैश से उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। सो डेल्टा एक्स डैश इज इक्वल टू डेल्टा एक्स माइनस वी डेल्टा टी इंटू गामा। मतलब डेल्टा एक्स जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा दो इवेंट्स के लिए। ठीक है, जो कि ये एस डैश फ्रेम के लिए है और ये एस फ्रेम के लिए है। ठीक है, ठीक है, तो अब टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं तो डेल्टा टी डैश इज इक्वल टू डेल्टा टी माइनस डेल्टा एक्स वी बाई सी स्क्वायर इंटू गामा, जहाँ पे गामा की वैल्यू होती है 1 रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। क्लास ये सारे जो नोट्स मैंने अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको बनाने में एक्चुअली में मुझे 10 या 20 डेज लगे हैं, क्योंकि मैंने सारे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, सारे क्वेश्चन कवर किए मैंने IIT जैम के, JNU के, BHU के, और उनसे जितने भी फॉर्मूलेस मुझे देखने को मिले टोटल फॉर्मूले आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा एक भी फॉर्मूला जो है आपको बाहर से नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है,
सो आगे बात कर लेते हैं डेल्टा वाई डैश की। डेल्टा वाई डैश इज इक्वल टू डेल्टा वाई और डेल्टा जेड डैश इज इक्वल टू डेल्टा जेड, मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट में एज डैश फ्रेम में जो चेंज नहीं आएगा, सिर्फ एक्स और टी में चेंज आएगा। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। डेल्टा एक्स डेल्टा टी को बोलते हैं कि डेल्टा एक्स होता है हमारे पास कोऑर्डिनेट डिफरेंस दो इवेंट्स के बीच में, और डेल्टा टी हो जाए टाइम डिफरेंस बिटवीन टू इवेंट्स। आगे बात कर लेते हैं इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की। मतलब ये थोड़ा ईजी करने के लिए हम लोगों ने ये टॉपिक हम लोग लेके आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स से यहाँ पे एक्स डैश से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, एस फ्रेम के लिए। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश इंटू गामा, मतलब यहाँ पर जो है इसका जस्ट जो है इन्वर्स करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जैसे कि हम लोग अभी देख रहे थे यहाँ पर कि यहाँ पे एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी इंटू गामा था, यहाँ पर बस क्या होगा एक्स डैश की जगह एक्स आ जाएगा, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे एस डैश फ्रेम था वहाँ पे एस फ्रेम आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके की चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इनवर्स फॉर्म में। तो आगे बात कर लेते हैं वेलोसिटी के रिलेशंस के बारे में। तो वेलोसिटी का रिलेशन देखिए क्या है, देखिए तीन फॉर्मूले हैं। ये तीन फॉर्मूले तभी वैलिड होंगे जब एस डैश जो फ्रेम है वो मूव करेगा एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर एस डैश फ्रेम में कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी जो है एस डैश फ्रेम में कितनी होगी उसको हम लोग वी एक्स डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे वी एक्स डैश जो होगा वो होगा वी एक्स माइनस वी डिवाइड बाय 1 माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में एस डैश फ्रेम मूव कर रहा है तो सिर्फ वी एक्स डैश के लिए वैल्यू होगी, बाकी वी वाई डैश और वी जेड डैश जो है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट हाँ डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम रहेगी। देखिए 1 माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर, तो यहाँ भी 1 माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर, 1 माइनस वी एक्स वी बाई सी स्क्वायर, लेकिन ऊपर जो है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, दैट इज वी वाई रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और वी जेड इज और प्राइम इज इक्वल टू वी जेड रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर हम देखें कि सारी की सारी वेलोसिटीज अगर मान लीजिए सेम डायरेक्शन में हो, मतलब मान लीजिए अगर एक्स डायरेक्शन में सारी वेलोसिटीज लाइन कर रही हो, तो ऐसे में हम लोग मतलब कि वेलोसिटी का मतलब रिलेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो हम देख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं, दैट इज वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी डिवाइड बाई 1 माइनस वी ए वी बी बाई सी स्क्वायर। यहाँ पे जी हमने ऐड किया है मतलब कि ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट निकालने के लिए, ठीक है, ठीक है, ताकि ए और बी को हम लोग जी के विद रिस्पेक्ट हम लोग ज्वाइन कर सके, ठीक है, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से लिंक है दो फ्रेम को जोड़ने के लिए। तो इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसको बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, ये फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं, लेकिन अगर वो एक एंगल से मान लीजिए दो पार्टिकल मूव कर रहे हो तब फॉर्मूला क्या होगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला होगा यहाँ पे V12 इज इक्वल टू रूट ओवर V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 कोस थीटा माइनस V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस V1 V2 कोस थीटा बाई C स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। इससे मतलब IIT एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आगे बात कर लेते हैं हम लोग एरिया कॉन्ट्रैक्शन की, कि एरिया कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है 2D ऑब्जेक्ट के लिए। तो ए इज इक्वल टू ए नोट रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, जहाँ पे ए नोट जो है वो एरिया है रेस्ट पर, लेकिन जब वो एक लाइट की स्पीड से के आसपास वो मूव करता है तो उस पर एरिया में चेंज आ जाता है, तो उसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इस तरीके से टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम देख सकते हैं। टाइम पीरियड देखिए अगर होता है क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो उसमें टाइम पीरियड जो होता है वो उसकी लेंथ ए और लेंथ बी, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट्स है जिसकी लेंथ ए है और एक की लेंथ बी है और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो टाइम इज इक्वल टू एल ए प्लस एल बी अपॉन में जो है डिफरेंस आता है स्पीड का। लेकिन अगर वही ऑब्जेक्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, मान लीजिए एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, तो वहाँ पे जो है नीचे जो है हम स्पीड का सम कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाले केस में हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो है स्पीड का डिफरेंस किया जब दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन जब वही पार्टिकल जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमें यहाँ पे स्पीड का जो है सम करना पड़ेगा। ऊपर तो जो है लेंथ जो है वो सेम रहने वाली है। सो आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा। तो एल ए इज इक्वल टू एल नॉट रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। दैट मीन्स वट कि जब कोई ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ एल नॉट हो और ठीक है जब वो मतलब बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसकी लेंथ में भी चेंज आएगा, दैट इज़ एल ए, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग टाइम डायलेशन की, कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई स्पीड से मूव करता है तो उसमें टाइम डायलेट करता है। तो टाइम डायलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू टी नोट रूट ओवर 1 अपॉन में रूट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जो टी जो है ये रेस्ट टाइम है, मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो टाइम है, और टी जो है वो चेंज इन टाइम है। फ़र्क क्या है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन में, कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में जो
हमारे पास प्रेजेंट लेंथ है और उसके साथ इनटू होता है √1 - v² / c², लेकिन टाइम डायलेशन के अंदर जो है हमारे पास जो टाइम प्रेजेंट में है उसके साथ डिवाइड में चलता है √1 - v² / c²। ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स, ठीक है। अगर प्रॉपर डिस्टेंस की बात की जाए टू इवेंट्स के बारे में, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं √Δx² + Δy² + Δz² - c² Δt², ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की बात करते हैं। देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि मास टाइम वेलोसिटी होता है। यहाँ पे ये जो मास है दैट इज द इक्वल टू m0/√1 - v² / c²। दिस m0 इज द रेस्ट मास, ठीक है। अब बात करते हैं स्पीड इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो देखिए स्पीड इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है IITJ में, तो स्पीड निकालने के लिए पूछा हुआ कि मोमेंटम से आप स्पीड निकालिए। देखिए हमें जो है इस फॉर्मूले को लर्न नहीं करना, इसी से ही हम लोगों को v की वैल्यू निकाल लेनी है, तो हमें ऐसी कुछ इक्वेशन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो इसको लर्न करने की रिक्वायरमेंट मैं नहीं कहूँगा। आगे बात करते हैं रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की। तो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है K = mc² - m0c²। हम जानते हैं m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू होगी यहाँ पर m0/√1 - v² / c²। सो आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला वेलोसिटी का, ये फॉर्मूला भी लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस होता है m = mc², और यहाँ पे m की वैल्यू होती है m0/√1 - v² / c², और यहाँ से हम लोग वेलोसिटी की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं वर्क डन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इससे मतलब IITJ में मतलब मुझे लगता है कि यही चीज़ सबसे ज़्यादा पूछते हैं वो। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है m0/√1 - vf² / c² माइनस m0/√1 - vi² / c²। जहाँ पे vf और vi जो है वो फाइनल वेलोसिटीज एंड इनिशियल वेलोसिटीज है टाइम्स c², ठीक है। आगे बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आप लर्न कर लीजिए फॉर्मूले को, ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास P = 1/c√k ब्रैकेट में k + 2 m0c², जहाँ पे k इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, ठीक है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखो ये फॉर्मूला तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। E = √p² c² + m0² c⁴, ठीक है। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। आगे देखिए ये बात करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी की। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब जानते हैं, क्लासिकली जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो p² / 2 m0 होता है। लेकिन अगर पार्टिकल जो है क्वांटम पार्टिकल हो और वो बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा हो, तो यहाँ पर जो है ये टर्म भी ऐड होता है, ठीक है। ये क्वांटम मैकेनिक्स में ये टर्म ऐड किया जाता है, ठीक है। इसकी डेरिवेशन मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। जैसे कि देखिए हम जानते हैं K = mc² - m0c² होता है, और K = m की वैल्यू अगर हम पुट करें तो m0/√1 - v² / c², और c² ये रहा माइनस m0c²। m0c² हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर ये वैल्यू बचेगी, रूट की वैल्यू ऊपर भेजेंगे तो -1/2 बन जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जो है ये एक्सपेंशन लगा देंगे 1 + x⁴n की, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + nx + n -1 x² / 2 फैक्टोरियल प्लस आगे भी टर्म्स होंगी, तो आगे हमें यूज़ करने की जरूरत नहीं है। अब ये 1 + x⁴n को 1 - x⁴n जो है यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे K = m0c² हमने कॉमन ले रखा था, और जब एक्सपेंशन लगाएंगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 1 + 1/2 v² / c² + 3/8 v⁴ / c⁴, ठीक है। वही 1 + nx + n-1 x² / 2 फैक्टोरियल वही किया, तो ये वैल्यू हमें मिली है। देखिए अब इसमें 1 से 1 जो है हम लोग ये काट देंगे, इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिलेगी हमें, देखिए वो कितनी मिलेगी 1/2 m0 v², क्योंकि देखिए हम इसको जब वैल्यू को अंदर इंटू करेंगे, ठीक है, तो m0 v², क्योंकि c² से c² जो है कट जाएगा, और प्लस 3/8 m0 v⁴ / c², ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिलेटिविस्टिक करेक्शन। तो ठीक है, बाकी भी आप चीज़ देख सकते हैं, अगर कोई चीज़ आपको इसमें समझनी है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिए यही फॉर्मूला था, हम लोग देखिए K = p² / 2 m0 - p² / 8 m0 की 3 और c की 2, ठीक है। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया। आगे बात कर लेते हैं हम लोग डॉपलर इफेक्ट की। तो डॉपलर इफेक्ट में देखिए ये फॉर्मूला भी हमें लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर एच डैश फ्रेम में एक्स डैश की वैल्यू पढ़ी थी कि x = होता है x - vt × गामा, इस तरीके से यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
एनर्जी का भी एक रिलेशन होता है, ई डैश इज इक्वल टू ई माइनस पी एक्स वी बाई इंटू गामा। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ पर गामा की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यहाँ से जो है आप लोग ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाल देंगे, जो कि फॉर्मूला आएगा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी बाई सी कोस थीटा इंटू न्यू नोट। ठीक है, जहाँ पर जो न्यू नोट होगी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी, जहाँ पर ये न्यू जो है वो अपीरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, हम लोग डॉपलर इफेक्ट में से पढ़ते भी है। तो देखिए आगे वाला केस हम लोग बात कर लेते हैं। सो आगे जो केस मिलेंगे हमें, दैट इज़ द न्यू इज इक्वल टू न्यू नोट। देखिए जब जो हमारे पास अपीरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, तो फॉर्मूला बनेगा न्यू बराबर न्यू नोट √1 प्लस वी बाई सी अपॉन 1 माइनस वी बाई सी। ये केस हम तो तभी लगाएंगे जब जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगा। इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नोट √1 माइनस वी बाई सी डिवाइड बाई 1 प्लस वी बाई सी, जहाँ पे जो है अपीरेंट जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होगी यहाँ पर। ठीक है, इस केस में। सो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला है। ठीक है, हालांकि ये तो क्वांटम का फॉर्मूला हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला है जहाँ पे दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ सी आई स्क्वायर और लैम्डा है, जहाँ पे ये एम्पलीट्यूड प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे ये जो है ये फेस को या फिर ये आइगन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं फॉर्मूले की वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे का फॉर्मूला क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स इंटू Z-1 का होल स्क्वायर 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। आगे बात कर लेते हैं कॉम्पटन इफेक्ट की। तो कॉम्पटन इफेक्ट होता है डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h/m0c 1 माइनस कोस थीटा। आगे बात कर लेते हैं एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पटन इफेक्ट के तीनों फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो फॉर्मूला मतलब IIT में मतलब ये बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, तो उस फोटोन का क्वेश्चन भी कई बार आता है, तो फॉर्मूले हमें आने चाहिए इसके। तो एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन होता है E इज इक्वल टू एच न्यू डिवाइड बाई 1 प्लस एच न्यू डिवाइड बाई m0c स्क्वायर और इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखिए यहाँ पे h/m0c की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.024 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब देख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन पे। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की वो होती है एच न्यू डिवाइड बाई m0c स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस एच न्यू डिवाइड बाई m0c स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस थीटा, जहाँ पे m0c स्क्वायर जो रेस्ट मास एनर्जी जिसकी वैल्यू 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। आगे बात कर लेते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसका एक रिलेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैम में कई बार पूछा हुआ है 8πhc/λ⁵ और इंटू 1 में e⁻hc डिवाइड बाई लैम्डा KT - 1। और इस तरीके से स्पेक्ट्रल डेंसिटी के लिए भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अभी मैंने कल ही क्वेश्चन सोल्व करा था तो ये वाला फॉर्मूला उसमें यूज़ हुआ था। तो U इज इक्वल टू 8πhν³ डिवाइड बाई c³ इंटू 1 में e⁻hν डिवाइड बाई KT - 1। ठीक है, सो एक वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, जो होता है लैम्डा T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बताता है कि लैम्डा जो है जो वेवलेंथ होती है बॉडी की ब्लैक बॉडी की वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। देखिए यहाँ पे टोटल इंटेंसिटी पे क्वेश्चन पूछते हैं, जब रेशियो वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे पूछा जाता है कि इंटेंसिटी जो है वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है 4th पावर ऑफ टेम्परेचर के 3D में, और 2D में जो है 3rd पावर ऑफ टेम्परेचर के इक्वल होती है, और 1D में जो है 2nd पावर ऑफ T के बराबर होती है। सो ये सारे टॉपिक्स थे, सारे फॉर्मूला थे, इससे अलावा कोई फॉर्मूला बाहर से नहीं पूछ सकते आपसे। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।